मुख रोग निदान। ठीक है, मुख रोग निदान और मुख रोग चिकित्सा हम पढ़ रहे हैं। सब आचार्यों की चीज़ें इसमें मिक्स हैं। ठीक है। और सुश्रुत की अगर बात की जाए तो सुश्रुत आचार्य ने अपने मुख रोग निदान एंड मुख रोग चिकित्सा बाकी शालक्य के रोगों के साथ उत्तर तंत्र में डिस्क्राइब ना करके सुश्रुत निदान स्थान एवं सुश्रुत चिकित्सा स्थान निदान 16 चिकित्सा 22 में वर्णित की है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे देखेंगे सभी का मत, जितने भी आचार्य हैं सबका, निदान भी और चिकित्सा भी, संख्या भी। शुरू करते हैं। चरक और काश्यप मुख रोग 4 मानते हैं, चरक ने 64 भी माने हैं। ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। भेल ने 5 मान रखे हैं, वीपी के एस प्लस आगंतुक उनके वीपी के एस थे। सुश्रुत माधव भोज 65 मानते हैं, भाव प्रकाश योग रत्नाकर 67 मानते हैं। ठीक है, केवल 2 का डिफरेंस है। अगर आप देखो तो सुश्रुत माधव भोज में 65 और भाव प्रकाश योग रत्नाकर जो है इनमें 67, तो 2 का डिफरेंस है। वो 2 कौन से हैं वो नीचे जब हम टेबल पे जाएंगे इनकी कंटेंट याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। सारंगधर 74, वाघभट 75 मानते हैं, विदेह ने भी 64 ही माने हैं। वाघभट और माधव ये दोनों ये भी कहते हैं कि मुख रोगों में कफ दोष की प्रधानता होती है। अच्छा, ये तो ही सिंपल सी बात, कुछ भी याद ना रहे तो कम से कम सुश्रुत माधव भोज के 65 होते हैं। ठीक है, वो तो कम से कम याद रखना ही रखना। आओ नीचे, याद हो जाएंगे, बाकी बहुत आसान है। अब अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होता है जहाँ पे चीजें स्थित होती है, जो उनकी लोकेशन होती है। तो मुख के अंदर अंदर भी 7 लोकेशंस होती हैं। ठीक है, 7 लोकेशंस बताई है आचार्यों ने मुख के अंदर अंदर, मतलब माउथ के अंदर अंदर भी मुख मतलब माउथ होता है, फेस नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुख मतलब जो है माउथ लिया हुआ है, पूरा फेस नहीं है। ठीक है, और 7 लोकेशंस हैं जिनको अधिष्ठान भी कहते हैं, जिनको आयतन भी कह देते हैं। ठीक है, रहने की जगह। तो सुश्रुत आयतन, सुश्रुत आचार्य के में देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सप्त आयतन। ठीक है, सप्त आयतन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, वाग्भट के में देखो अष्ट आयतन, इन्होंने 8 लोकेशन मानी हुई है। ठीक है, बाकी सब लोगों की 7 ही है। भावप्रकाश योग रत्नाकर ने आयतन वर्ड यूज नहीं किया है, इन्होंने सप्त अंग वर्ड यूज किया है, मतलब 7 अंग हैं जो मुख के, उन पे ये डिजीज हो रही है, तो सप्तांग वर्ड यूज कर दिया इन्होंने। ओके, इतनी समझ आती है। अब देखो अधिष्ठान लोकेशंस क्या क्या है। लोकेशन याद करना बहुत ही आसान है। आपको अपना एकदम बाहर से इमेजिन करना है, मुख की तरफ, एकदम बाहर की तरफ से मुख की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आएंगे लिप्स। लिप्स के बाद अंदर क्रॉस करोगे, लिप्स को ओष्ठगत रोग कह रखा है। यहाँ पे देखो एकदम पहली वाली लाइन पे ओष्ठगत रोग कह रखा है। लिप्स से अंदर क्रॉस करोगे, ठीक है, तो नीचे से शुरू करना शुरू करो तो दंत मूल यानी कि गम्स आएंगे। गम से आप थोड़ा सा ऊपर जाओ तो दंतगत यानी दंत आ जाएंगे आपके। ठीक है, दंत से, दांतों से थोड़ा और अंदर जाओ तो जीवा आएगी, टंग आएगी। जीवा के ऊपर जो है सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट रहेंगे तो तालुगत आएगा। तालु से फिर नीचे अंदर जाओगे तो कंठगत रोग आ जाएंगे। और फिर कुछ सर्वगत है जो कि पूरे के पूरे माउथ में हुआ करते हैं। ठीक है, वाग्भट ने अष्ट आयतन बताए, उनका एक 8वां जो है वो अलग है इन सबसे, उन्होंने गंडगत रोग जो है उनको भी इसमें शामिल किया हुआ मुख रोगों में। इतनी बात याद होती है कि आयतन तो याद हो गए ना। ओस्ट, लिप्स, लिप्स के बाद गम्स, गम्स के बाद टीथ, टीथ के बाद अंदर गए टंग, टंग से ऊपर पैलेट, पैलेट के बाद जो है थ्रोट में चले गए और फिर सर्वगत है। वाग्भट अपना एक गंडगत जो है वो एक्स्ट्रा अलग से मान रखा। अब हम याद करते हैं किस अधिष्ठान पे कितनी संख्या में रोग हो रहे हैं। तो आपको याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप यहाँ पे आओ नीचे। ठीक है, ओष्ठगत दंत मूलगत ये तो याद होता ना। ये वाली लाइन याद रखना आप, कौन सी वाली, जो यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आप आपा नव संतरा खाएं, ये वाली लाइन जो दिख रही है ना आपको, आप आपा नव संतरा खाएं वाली, इस लाइन को याद रखना। तो आ से 8, पै से 15, आ से 8, पा से 5, नव से 9, संतरा से, ठीक है, 17, और संतरा, संतरे, सं, अगर तरा याद ना रहे तो तरे रख लेना, संतरे। ठीक है, संतरे, तो तरे से तेर भूल जाओगे लेकिन फिर भी तो 3 तो याद रख पाते हो ना, कोई ऐसी नहीं। ठीक है, संत 17 और एक लास्ट में सर्वगत के 3 और है। ठीक है, हमने इसमें इसलिए भी कोशिश नहीं की है क्योंकि थोड़ा बिल्कुल इजी सा है, 3 ही तो है, एक सेपरेट सी अलग ही याद रह जाएगी। तो अगर आपको ये याद है, इतना सा बात बस, आप आपा नव संतरा खाएं, ये जब आपको याद हो जाएगा और वहां से अधिष्ठान आपको ऑलरेडी याद पड़े हैं, तो एक सीक्वेंस में जब आप अरेंज करोगे तो 8, 15, 8, 5, 9, 17, 3,
और इधर से आप लिप्स, गम्स, टीथ, टंग, पैलेट और थ्रोट ये लगाते चले जाओगे तो ये अपने आप मैच होते चले जाएंगे। देखो, ओष्ठ के सामने 8, दंतमूल के सामने 15, दंत के 8, जिह्वा के 5, तालु के 9, कंठ के 17। तालु को सीधा सीधा बहुत पूछा जाता है तो ताना करके भी याद रख सकते हो। ताना, तालु 9 है। कंस, कंस कंठरा कंठगत के 17 है, कंस 17, सर्वगत 3 है। अब आओ वाग्भट में। सुश्रुत के तो याद हो गए, अब वाग्भट में क्या करें? अब इतनी मेहनत तो लगाएंगे नहीं कि फिर से दोबारा से सारे सारे याद करें, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये इसको जो ये प्लस माइनस प्लस रखे लिखे हुए ना वाग्भट के साथ में, उसको देखना। प्लस माइनस प्लस, 3 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, 3 3 का। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 3 3 की कॉम्बिनेशन बना के 3 3 का ग्रुप बना के याद रख लोगे। क्या याद रखना? इतना तो रखना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस में पहले याद रखना 3 2 2, फिर याद रखना 1 1 1। तो जो आपने सुश्रुत का याद रख रखा है उसी में प्लस माइनस प्लस 3 2 2, तो 8 प्लस 3 11, 15 माइनस 2 13, 8 प्लस 2 10। सुश्रुत वाले में ऐड करते चले जाना। ये सुश्रुत की याद रखी है आपने, आप अपन नव संतरा खाए से सुश्रुत के याद हो गए, उसमें प्लस माइनस प्लस करोगे तो 3 2 2, प्लस माइनस प्लस करोगे 1 1 1, तो याद होते चले जाएंगे वाग्भट वाले। हाँ, इसके सर्वगत जो है वो 18 है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि भैया, सॉरी 18 का नाम आ रहा, 8 है, 8 है। और गंडगत एक इसका एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। सारंगधर के वाग्भट के समान है, लेकिन उन्होंने कंठगत रोग में कंठगत वर्ड यूज ना करके गल रोग वर्ड यूज कर रखा है। वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे कि कोई उसने कंठगत ना लिख के गला कह दिया बस, कंठ की जगह, और कोई बात नहीं। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर जो है, इनके आप जब हम याद अभी पीछे याद कर रहे थे तो याद किया था सुश्रुत के 65 है, इन लोगों के 67 है। तो कहीं 2 बढ़ाए इन्होंने, 2 कहाँ बढ़ाए इन्होंने? जहां जहां सुश्रुत में डबल डिजिट थी, जैसे 8 तो सिंगल डिजिट है, 8 सिंगल डिजिट है, 5 सिंगल डिजिट है, 9 सिंगल डिजिट है, 3 सिंगल डिजिट है, 15 और 17 ये डबल डिजिट थी। इनमें एक एक इंक्रीज कर दिया है, 15 की जगह 16 कर दिया है, और कंठगत जो 17 थे उसकी जगह 18 कर दिया है। दंत मूलगत में जो 15 की जगह 16 किया है तो वहां पे दंत विदृधि नाम का रोग एक ऐड कर दिया है। कंठगत में जो 17 की जगह 18 किया है तो वहां पे वृंद, एक वृंद, ये सुश्रुताचार्य ने इकट्ठे माने हुए थे एक जगह, उनको सेपरेट करके अलग अलग कर दिया तो 18 हो गए, ठीक है, ओके। वाग्भट जो है उन्होंने अवाक्षय्या, मुख नीचे करके सोना, मुख रोगों का जो है कारण माना हुआ है, ये बात आप याद कर लें। चलें आगे। ओष्ठगत रोग याद करना शुरू करते हैं अब। ओष्ठगत रोग जो है, आप अपन संतरा खाएं, 8 ओष्ठगत रोग थे, ठीक है, ठीक है। बाई चांस ना भी याद रख पाए आप तो भी इसको याद रखना बहुत याद है। ओष्ठ है 8 है, मुश्किल थोड़ी ना। ओष्ठ है 8 है, ओष्ठ है 8 है, हो जाएगा, मुश्किल थोड़ी, ठीक है। अब 8 तो याद हो गया, अब अंदर का भी याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो याद रखना कि ओष्ठ होते हैं, लिप्स जो होते हैं, उस पर एक मुक्का पंच आके टिके तो आराम से सूजन आ जाएगी, ओष्ठों में ओष्ठ रोग हो जाएंगे, है कि नहीं। ओष्ठ पे एक पंच आके टिके तो ओष्ठ रोग आराम से हो जाएंगे। तो अब याद रखना ये लाइन जो हमने नीचे लिख रखी है यहाँ पे, मैम के ओष्ठ पे पंच, मैम जो है उसके ओष्ठ, उनके ओष्ठ पे जो है पंच लगा है तो ओष्ठगत रोग हो गए हैं। तो मैम के ओष्ठ, MAM, एम से मांस, ए से अभिघात और दूसरे एम से मेदज, नीचे लिख रखा है मांसज, अभिघातज, मेदज, ठीक है। पंच, पंच याद, 5 चीजें याद रखना, VPKRS, वात पित्त कफ रक्त सन्निपात, तो ये 8 पूरे हो जाएंगे। पंच ये और मैम 8 पूरे हो गए, ठीक है। इनमें कौन कौन से असाध्य हैं? तो असाध्य के लिए यहाँ पे हमने याद किया हुआ है, ठीक है, ये देखो असाध्य यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो हम याद रखते हैं मिसिज के ओष्ठ असाध्य हैं, लेकिन मिसिज में आप कंफ्यूज हो जाते हो तो मार्स याद रखना, MARS, मिसिज याद रखना आप, मार्स में अपना अभिघात ना कर देना उसको जाके। तो थोड़ा ये ध्यान रखना भैया कि ए जो है थोड़ा छोटा है, या तो याद रखो तो मार्स याद रखो तो ए छोटा है, बड़ा वाला ये नहीं है, कभी आप वो करके अभिघात भी लगाओ वहां पे जाके। तो MA है यानी मांसज है, मेदज नहीं है, एम से मांसज, रक्तज और सन्निपातज, मिसिज के ओष्ठ असाध्य हैं, ये असाध्य है। वाग्भट सारंगधर लोगों ने 11 हो गए थे,
3 ऐड करे हैं, ठीक है। तो 3 जो उनके हैं वो है 8 तो यही है, प्लस में KAJ खंडोष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जल अर्बुद, ये उन्होंने जो है ऐड कर दिए हैं। KAJ काज उन्होंने ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। फिर आप आओ इनकी चिकित्सा पे। चिकित्सा वाला ओष्ठगत रोगों की जो चिकित्सा है ना वो ओपन करो, एकदम पीछे जाके ओष्ठगत रोगों की चिकित्सा है, पीछे चल दो, मिल गए यहाँ पे देखो, ठीक है। ओष्ठगत रोगों के डिस्क्रिप्शन भी वहां पे तो केवल नाम और संख्या थी, ठीक है, कुछ दोस्त थे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो जो VPKRS 5 थे, वातज पित्तज कफज रक्त सन्निपात, देखो वातज में क्या लक्षण मिलेंगे, वात के कारण ओष्ठ जो है फट जाएंगे, ठीक है, फट जाएंगे। तो क्या लिखा है, दाल्यते परिपाट्यते, विदीर्ण ओष्ठ रहेंगे, ठीक है, दाल्यते परिपाट्यते, ओष्ठ जो है विदीर्ण रहेंगे। क्या चिकित्सा करनी है, चतुर्विध स्नेह मधुच्छिष्ट अभ्यंग नाड़ी स्वेद इनका प्रयोग करना है। पित्तज में जो है पिड़का भी सरसप आकृति, स दहापाक संस्राव नीलपित। अब ये नीलपित होना, दहापाक होना, सरसपाक, ये पहचान लोगे पित्तज वाले में है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट जो है पित्तज रक्तज और अभिघातज ओष्ठगत रोग में जलोका से रक्त मोक्षण कराना है, पित्त विदृति चिकित्सा करानी। कफज में जो है सेम जैसी लिप्स है उसी कलर की पीड़िका उत्पन्न होगी और उसमें पेन नहीं होगा कोई भी। सन्निपातज में जो है सन्निपात कभी वात के लक्षण शो करेगा, कभी पित्त के, कभी पित्त। तो सकृत कृष्ण, सकृत पीत, सकृत श्वेत, हिंदी होती है कभी कृष्ण कभी पित्त कभी श्वेत होगी, समझ जाना, वात पित्त कब तीनों है सन्निपातज है। रक्तज वाला जो है ये जरूर ध्यान रखना, रक्तज वाले में आई हुई है खरजूर फलवर्ण, ठीक, खरजूर फलवर्ण वाली, तो पूछ लिया करता किस में खरजूर फल, तो इसमें है। और उधर के स्रवित भी हो रही। मानसज वाले में कृमि पड़ गए हैं, मानसज वाले ओष्ठ रोग में कृमि पड़ गए हैं। जंतवह जत्र मूर्छन्ति, मतलब कृमि की उत्पत्ति होगी। श्रीकश्य उभयतो मुखात, मुख के दोनों तरफ से कृमि, ठीक है। मेदज वाले में, मेद मतलब फैट ही हो गया, तो फैट जैसा ही घृत मंडाभ है, अच्छा सफटिक संकास आश्राव है, वाग्भट ने तैलाभ कह रखा है, ठीक है। ट्रीटमेंट वही है, स्वेदन करना है, भेदन करना है, अग्निकर्म और इनका प्रतिसरण कर देना है। अभिघातज में, अभिघातज में वही विदीर्यते पाट्यते, देखो एक तो बात से फटा था, एक चोट लगने से भी तो फटेगा ना, विदीर्यते पाट्यते ग्रथितो क्षतज आभव, क्षतज आभव मतलब होता है छत जैसी, रक्त जैसी आभा वाला। कंडू समन्वितो, भोज और दोष ने इसमें जो है, सॉरी भोज ने इसमें दोष माने कफ और रक्त, आचार्य ने कुछ कह नहीं रखा, भोज ने कफ और रक्त कह रखे हैं, ठीक है। वाग्भट के जो 3 एक्स्ट्रा थे वो और देख लो, KAJ, ठीक है, KAJ खंडोष्ठ, ओष्ठ अर्बुद और जल अर्बुद। खंडोष्ठ में देखो वात से, खंडा मत, खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना, तो मतलब टुकड़े कर दिए, 2 में डिवाइड हो गया, तो जो क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट लिप कैसे हुआ, वातेन ओष्ठो द्विधा करते, वात की वजह से हुआ। ट्रीटमेंट यष्टादि तेल वगैरह बता रखे हैं, सूचनिंग भी बताई जाती है इसके ट्रीटमेंट में। फिर आप देखो ओष्ठ अर्बुद में सूची ऐसा नहीं केवल यष्टादि तेल बता के छोड़ दिया है, सूचनिंग भी है, हमने यहाँ लिखा नहीं है। ओष्ठ अर्बुद देखो, खरजूर सदृशम चैत्र छिणे रक्त अर्बुदम भवेत, ठीक है, खरजूर सदृशम जो है ओष्ठ अर्बुद रहता है। और जल अर्बुद जो है जल बुदबुद के समान होता है और वात कफ से होता है। तो जल अर्बुद जो है जल के बुलबुले की तरह बक बक बक, जैसे बुलबुला उठता है तो आवाज आती है, बुलबुले उठते फूटते, बहुत सारे बुलबुले एक साथ उठ रहे हो फूट रहे हो, तो बक 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 आवाज आने लगती है। तो ब और क्या, वात और कफ दोष है, जल बुदबुद के समान है जल अर्बुद, याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं। देखो खंडोष्ठ वाला वात ने टुकड़े किए, ओष्ठ अर्बुद जो है वो खरजूर सदृश है, जल अर्बुद जल बुलबुले के समान है, वात कफ दोष है। गंडगत रोग जो वाग्भट ने एक्स्ट्रा मान रखे था, उनमें उन्होंने एक रोग रखा जिसका नाम है गंड अलजी। उस गंड अलजी में क्या होता है, एक स्वेलिंग होती है गंड प्रदेश पे, ठीक है, गंड प्रदेश पे एक स्वेलिंग है जो कि स्थिर है और दाह ज्वर हो रखा है उसमें। चिकित्सा कैसे करोगे, स्वेलिंग की तरह ही चिकित्सा कर लोगे, सोफवत या वर्ण सोफवत चिकित्सा करेंगे। कौन कौन से ओष्ठ रोग है जिनमें कंडू लक्षण था, या नीचे लिखा कंडू युक्त ओष्ठ कौन कौन से थे। कफज में भी कंडू चल रही थी, मेदज में भी कंडू चल रही थी, अभिघातज में भी कंडू चल रही थी। एक बात और लिखी होगी, नेक्स्ट पेज पे जाके देखो, विदीर्ण ओष्ठ कौन से हैं, कौन कौन से ओष्ठ जो थे वो विदीर्ण हो गए थे, फट रहे थे। तो वातज वाला भी दाल्यते परिपाट्यते था, ठीक है, और अभिघातज वाले में भी आप जाके देखो विदीर्यते पाट्यते वर्ड थे, तो ये दोनों विदीर्ण हो रहे थे, ठीक है, फट रहे थे, वातज वाला भी अभिघातज वाला भी। तो इस तरह करके ओष्ठगत रोगों का ये निदान और ट्रीटमेंट खत्म होता है। अब एक बार वापस लौट के आप इस पे जाओ, ओष्ठ की बात कहाँ गए थे, दंत मूल पे, तो दंत मूल पे आओ, आप वापस लौट के एक बार देखो दंत मूल पे।
क्लियर है, विजिबल है, देखो। ओके। दंतमूलगत रोग 15 होते हैं। आप आपा नव संतरा खाएं, पै आएगा, 15 लगा लेना। दंतमूलगत रोग गम्स वाले, पहले तो नाम याद करने हैं कौन कौन से हैं दंतमूलगत रोग, क्योंकि पूछेगा ना कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, या फला कौन सा रोग है दंत का, दंतमूल का कहाँ का है, तो याद होने चाहिए नाम। फिर उनमें क्या क्या दोष हैं वो भी याद होने चाहिए, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन और चिकित्सा भी याद होनी चाहिए। तो पहले नाम देखो सबसे पहले तो, ये लाइन लिख रखी है हमने ब्लू कलर में नीचे, उसमें नीचे जाके देखो आप। सीता के ससुर, महाससुर और उपवेष्ट पप्पू परिवार के दंत मूल का अधिक वैधर वर्धन करते हैं। सीता के ससुर, महाससुर और उपवेष्ट पप्पू परिवार के दंत मूल का अधिक वैधर वर्धन करते हैं। प्लस में दंतमूल नाड़ी, 5 दंतमूल नाड़ी ये ऐड करने हैं, तो आपके सारे नाम बन जाएंगे जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। देखो, सीता से सीताद, ससुर से सोशिर, महाससुर से महासोशिर, उपवेष्ट पप्पू से उपकुश, दंतवेष्टक और दंतपुपुट परिवार के, तो परिधर, ठीक है, परिवार के दंतमूल से दंतमूलगत रोग है, अधिक से अधिमास है, वैदर्भ से दंत वैदर्भ, वर्धन से वर्धन है, प्लस में दंतमूलगत नाड़ी है जो कि 5 है, वीपी केस प्लस शल्य, तो ये पूरे कंप्लीट 15 हो जाते हैं। ओके, अब याद करते हैं हम इनमें दोष। ठीक है, तो सीता, ये लाइन लिखी हुई हमने नीचे यहाँ पे ब्लू कलर में, सीता, ससुर और पप्पू ये घूमते थे कार में, सीता भी, पप्पू भी और ससुर भी ये कार में घूमते थे। महाससुर जो था वो वृद्ध था, बूढ़ा था, ठीक है, उसको बीमारियां बहुत रहती थी, तो उसको नहीं कार में घुमाने ले जाते थे, वो घर पे ही रहते थे। तो सीता, ससुर और पप्पू, तो सीताद, सोशिर और दंत पुपुटक, ठीक है, ये जो है कार कफ रक्त से है, ठीक है, ये जो है कफ रक्त से है। और आपका ये क्या नाम है, महाससुर, ठीक है, ये सन्निपात वाला आप याद रखना। वृद्ध है, अब बड़ा बुरा हाल हो चुका है, सन्निपात इतना बुरा हाल है कि कार में घूमने भी नहीं जा सकता। तो जब इतना बुरा हाल है कार में घूमने भी नहीं जा सकता, तो पक्का कोई भयंकर ही दोष प्रकोपित है, तो भयंकर दोष मतलब सन्निपात दोष प्रकोपित है। ठीक है, तो ये याद हो गए अपने को। अब हम आएंगे उपकुश पे। उपकुश जो है ऊपर रगड़ने से होता है, अभी अंदर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। उपकुश ऊपर रगड़ने से होता है, ऊपर रगड़ने से, तो ऊ से उपकुश, पै और रै से पित्त और रक्त, उपकुश ऊपर रगड़ने से होता है, ठीक है, तो पै और रै से पित्त रक्त हो जाएगा। जब जो गम्स हैं, दंत मूल है, उनके ऊपर फ्रिक्शन, रगड़न होती है, रब होती कोई भी चीज, तो ये ब्लीडिंग जो होने लगती है उपकुश में, ठीक है, तो ऊपर, ऊ से उपकुश और पैर है ऊपर रगड़ने, पित्त रक्त हो गया। दंत वेष्टक, दांत जब वेस्ट हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, वेस्ट हो गया मतलब, तो रक्त ब्लीडिंग होगी, रक्त हो गया, ठीक है, पप्पू तो हो ही चुका है। परिदर, परी के दर पर पीकर गया था, याद आगे अंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना हम इसकी, तो हम पढ़ेंगे कि इसमें जो पेशेंट है वो परी के दर पर पी कर गया था, वो इतनी ज्यादा पी ली थी कि थूक में भी खून आ रहा था, अंदर पढ़ेंगे हम। स्टीवन, स्टीवन में भी जो है, ठीक है, रक्त था, वो पी कर गया था, पी के रहे, पित्त कफ और रक्त परिधर में हुआ करता है। अधिमास, मास तो वैसे भी ज्यादा कफ से ही बढ़ता है। दंत वैदर्भ, ये अभिघात जन्य है, वर्धनवाद से है। और दंत मूलगत नाड़ी जो है 5 उनके अपने लिखे हुए हैं, वीपी के शल्यज दो शल्यज है। तो दोष याद होते हैं, संख्या याद होती है। अब कौन से असाध्य है इनमें, तो सोशिर और सन्निपातक दंत नाड़ी ये जो है असाध्य है। याद रखने के लिए आप याद रखना, दंत मूलगत 100 नाड़ी असाध्य होती है, ठीक है, दंत मूलगत 100 नाड़ी जो है असाध्य होती है। तो दंत मूलगत में 100 नाड़ी, 100 नाड़ी मतलब सोशिर, नाड़ी मतलब सन्निपातक दंत नाड़ी, ये जो है असाध्य है। अब वाग्भट लोगों ने, सारंगधर लोगों ने 13 ही माना हुआ था, अब वो प्लस 322 से याद रखा था ना, तो प्लस माइनस हुए हैं इस बार, तो 15 में से माइनस हुए थे 2, 13 बच गए इनके, ठीक है। अब जो ये 13 है, तो सुसूत से 15 माइनस 2 फिर 13 बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे 2 हटा लिए हों इन्होंने और 13 बना दी हो, ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, 3 माइनस किए हैं और एक ऐड किया है, 3 माइनस किए, जो सुसूत के 15 थे उनमें से 3 माइनस किए और एक ऐड किया। अब एक जो ऐड किया वो तो दंत विदृति है, यही भाव प्रकाश योग रत्नाकर लोगों ने भी ऐड किया था, नीचे यहाँ पे लिख रखा है हमने, ठीक है। और दंत विदृति ऐड किया, -3 कौन से किए इन्होंने, परिधर दंत वेस्ट नहीं मान रखा, परिधर दंत वेस्ट को हटा दिया, प्लस में जो वर्धन था उसको यहां से हटा के और दंतगत में रख दिया, वर्धन को अधिदंत नाम से यहां से हटा के और दंतगत में रख दिया।
तो याद रखने के लिए आप याद रखना, जो हमने यहाँ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, वाग्भट ने परिवार के दंत मूल में वेस्ट को वर्धन होने से हटाया। फालतू परिवार में गंदगी रख के क्या फायदा, तो वेस्ट को हटा दिया वहां से। तो परिवार के दंत मूल में वेस्ट को वर्धन होने से हटाया, वेस्ट की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो वेस्ट हटेगा यानी दंत वेस्ट हटेगा, वर्धन हटेगा, और परिवार से परिधर हटेगा, ये हट जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। अब आप चलो इनकी चिकित्सा पे। वाग्भट की दंत मूलगत नाड़ी भी एक बार नीचे लिखी हुई है, यहाँ पे याद कर लेना है एक बार, कि सुश्रुत की जो है वो वात पित्त कफ और आपकी सन्निपातज और शल्यज है, लेकिन सारंग धर्म ने VPKRS रक्त जाया हुआ। ठीक है, फिर आप चलो नेक्स्ट पे इनकी चिकित्सा पे आओ। ठीक है, इनकी जो चिकित्सा है उस पे आते हैं। आओ, सीताद, दोस्त वो सब याद हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा क्या हुआ इसमें, अपने अचानक से ब्लीडिंग आने लगी है। ठीक है, ब्लीडिंग या स्पोंजी गम्स कोरिलेशन ही है। सुनितम दंत वेष्टेभ्यो, दंत वेस्ट मतलब होता है दंत मूल, गम्स। सुनितम दंत वेष्टेभ्यो यस्य अकस्मात प्रवृत्ति, अचानक से आने लगा। दंत मांसानी यानी गमसी, सीरियंते पचंती च, उनमें इन्फ्लामेशन, पाक हो गया है, गल रहे हैं, शीर्ण हो रहे हैं, ये जो है शीताद में हो रखा है। ठीक है, ब्लीडिंग स्पॉन्जिकम है, नश्य फ्लासिदम यहाँ पे ट्रीटमेंट में लिया हुआ। ये शीताद नाम का रोग है। ये रोग क्या है, शीताद। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये शीताद है, बट वाग्भट में जो है शीताख्य, शीताख्य या सिर्फ शीत कहो, शीताख्य का मतलब शीत कहा जाता है, ऐसा मतलब निकलता है। या तो सिर्फ शीत भी कह सकते हो। तो शीत दंत, शीताख्य शीत दंत। ठीक है, ये दंतगत व्याधि ऑफ वाग्भट, वाग्भट के अनुसार ये दंतगत व्याधि है, शीताद, दंतगत व्याधि ऑफ वाग्भट। ठीक है, फिर आप चलो दंत पुप्पुटक, पप्पू, पप्पू तो छोटे बच्चे को कहते हैं ना, अरे बिल्कुल पप्पू, ये तो छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे के 2-3 ही दांत निकले होते हैं, ज़्यादा दांत तो निकले नहीं होते उसके। यहाँ पे देखना दंतयो, दंतयो मतलब होता है 2 दांत, त्रिशु मतलब 3 दांत, दंतयो त्रिशु वा यस्य सव्यथु सैरुजो महान। ठीक है, 2 या 3 दांतों के मूल में जिसमें स्वेलिंग हो रखी है बढ़िया वाली। ठीक है, ओके, गम बॉयल से कोरिलेट है। दंत वेस्ट, दांत वेस्ट हो गए हैं एकदम। ठीक है, दंत वेस्ट में जो है दांत एकदम वेस्ट हो गए हैं और जो है लूज हैं। ठीक है, अच्छा दांतों की भी हिम्मत देखो, भले ही वेस्ट हो गए लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे, चले जा रहे हैं। चला दंता, चलने का मतलब हालांकि यहाँ पे है हिल रहे हैं, लूज हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखना दंत वेस्ट हो गए, रक्त निकल रहा है। ठीक है, और रक्त दोष से, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं, चला दंता। तो स्रवंती ही पूय रुधिरम, चला दंता, खूब पूय रुधिर स्रवित कर, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे भैया, चले जा रहे हैं, चला दंता। काकोली आदि 10 शीर सिद्ध से सर्पी का प्रयोग कर, सर्पी से नश्य का प्रयोग करना। सो शीर का फर्क दोष हो गया, दोष याद कर ही चुके हो, सवितु रुजला श्राव कंडू होगा। महासोशिर, महासोशिर जो है आपको पता ही है, बिल्कुल इतना ज़्यादा खराब हालत थी इसकी कि सन्निपात था, एकदम कार में घूमने भी नहीं जा पाया था। तो इस दंता चलंती वेस्टे पे, लूज टीथ है तो एकदम, इसमें भी चल हिलने लग रहे दांत। तालु अवदीर्य थे, तालु भी फट चुका है, अवदीर्ण है। ठीक है, दंत मांसानी पच्यंते, ठीक है, दंत मांस जो है, ठीक है, उनमें पाक है। मुखम च परिपिड्य थे, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हो रखी। दांत हिल रहे हैं, तालु फट चुका है, मसूड़े जो है वो गल गल के गिरने लग, सॉरी इन्फ्लामेशन है ज़बरदस्त, मुख में पीड़ा हो रही है। और भोजने अष्टांग संग्रह ने ढलन ने, इसमें 7 दिन में मृत्यु होना लिखा हुआ महासोशिर में। फिर आप देखो परिदर, परी के दर पर पीकर गया था, और जो स्टीवती चैपेस, थूक में भी जो है खून आ रहा था, इतना ज़्यादा पीना, पीकर गया था, वो ज़्यादा ही पी लिया था। ठीक है, तो परी के दर पे पीकर गया था, पित्त का फर्क दोष हो जाता है। स्टीवती चैपियस्त्रिक, ठीक है, स्टीवन में भी जो है रक्त आ रखा है। दंत मांसानी सीरियत, और दंत मांस जो है गल गल के गिरने लग रहे हैं। ओके भैया, ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। शीताद वाली चिकित्सा होगी इसमें, तो परी में भी शीता वाली चिकित्सा यूज कर देंगे, तो परी दर में भी जो है शीताद वाली चिकित्सा है। फिर आप देखो, देखो वहाँ पे भी ब्लड आ रहा, ब्लीडिंग हो रही थी, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, वो भी कफ रक्त था, ये पित्त कफ रक्त है। उपकुश में आओ,
उपकुश होता ही तब है जब ऊपर से कुछ रगड़ता है। उपकुश कब होता है? जब ऊपर से कुछ रगड़ा जाता है। तो वही श्लोका में लिखा है आघट्टिता। आघट्टिता मतलब रगड़ना, तो ऊपर ही तो रगड़ा जाएगा। ऊ पैर है, पित पैर ऐसे, पित और रक्त इसमें दोष हो जाएंगे। आघट्टिता प्रस्रवंती शोणितम मंद वेदना। ठीक है, तो ब्लीडिंग ऑन टच है ये, टच किया रगड़न हुई तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी। आदम्यांते श्रुते रक्ते मुखम पूतीचे जायते। ठीक है, ओके, स्वेलिंग हो जाती है, मुख में पूतिता हो रही है। ठीक है, रक्त निकल जाने पे मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाया करती है, मुख दुर्गंधित रहता है। वैदर्भ में आओ, वैदर्भ अभिघात जन्य है। ठीक है, तो वह घृष्टेशु दंत मूलेशु। ठीक है, कोई भी अभिघात लगे मतलब एक रगड़न सी लगे, घृष्टता हो, तो संरभ हो, लालिमा सी उत्पन्न हो जाती है, सरसराहट सी उत्पन्न। दंत मूल से संरभ हो जाए थे, मान बढ़िया वाली स्वेलिंग होगी। क्षार का प्रयोग करना, शीतल क्रिया की चिकित्सा देनी है। वर्धन पे आओ, वर्धन जो है वात से है। ठीक है, वर्धन को आचार्य सुश्रुत ने खुद भी, ठीक है, चिकित्सा स्थान में अधिक अधिक दंत नाम से लिखा हुआ। अधिक दंत मतलब दांत एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा टूथ है। ठीक है, तो अधिको दंतो जायते त्रिव्र वेदने, दंत उद्गम पश्चात जायते रुक्चे संप्रसाय। एक एक्स्ट्रा टूथ उत्पन्न हो रहा होता है, और जब एक्स्ट्रा टूथ उत्पन्न होता है तो पेन बड़ा बढ़िया वाला होता है, इंटेंस। लेकिन जब ये पेन रुक के खत्म हो जाता है तो पेन भी जो है खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या करना है? एक्स्ट्रा टूथ है, निकाल के फेंक दो। तो अधिवर्धन मतलब कुछ ज्यादा ही वृद्धि हो गई, एक दांत एक्स्ट्रा ही दे दिया, इसलिए अधिक दंत नाम भी है इसका। उत्कृत्य उद्धृत्य, हटाओ इसको, अग्निकर्म करो और कृमि दंत के समान फिर चिकित्सा कर दो। अधिमास, जैसे कफ मास अधिक हो गया, कफ से है, तो अधिक मांस तो जो है पश्चिमी देशों में खाया जाता है, ऐसा कहता नहीं, याद रखने की बात है और कोई नहीं, कि वेस्टर्न कंट्री जो होते हैं, वेस्टर्न कल्चर, उसमें मांस ज़्यादा कुछ खाया जाता है। तो अधिमांस जो है पश्चिमी दंते, आनव्य पश्चिमी दंते। ठीक है, पश्चिमी दंते पे पाया जाता है, और पश्चिम में खाया जाता है, तो उसके आप याद रख लोगे, पश्चिम मतलब होता है थोड़ा बाद वाला। तो ये क्या है कि वो दांत है जो कि और दांतों के बाद एंड में है, हानव्य पश्चिमी दंते। ठीक है, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार दांतों के नाम देखो तो राबदा स्वाहा, राबदा स्वाहा, ये दांतों के नाम हुआ करते हैं। ठीक है, राजदंत, बस्त, दंष्ट्रा, स्वरूढ़ और हानव्य। तो उसमें जो हानव्य वाला है सबसे एंड वाला, जो कि अपने यहाँ पे मोलर हो गया। ठीक है, मोलर से भी बाद वाला जो है टूथ उत्पन्न होता है, विजडम टूथ नाम है, उसी को अधिमांस कह रखा है। क्या करना है? निकाल के फेंक देना है, छेदन करना है, ट्रीटमेंट में छेदन है। तो हानव्य पश्चिमी दंत, हानव्य के भी बाद में एक दांत उत्पन्न होता है जिसमें जबरदस्त स्वेलिंग होती है, बढ़िया पेन भी होता है और लाला स्रावी करवा देता है। तो ये विजडम टूथ। दंत नाड़ी 5 प्रकार की है, वीपी के एस प्लस शल्य। ठीक है, अगर भैया दंत नाड़ी की चिकित्सा ना करें तो दंत नाड़ी दांतों में तो बनी ही हुआ था ट्रैक्ट, वो बनता बनता एकदम पूरा जो है मैंडिबल बोन को भी क्रॉस कर जाएगा। तो भिन्ति उपक्षित दंते हनुक अस्थि गति ध्रुवम, उपेक्षा करने पर, दांत ने निकालने पर हनु अस्थि का भेदन कर देगा, इसलिए सैमूल दांत निकाले इस केस में, परंतु ऊपर पंक्ति के चलते हुए दांतों को भी न निकाले। अगर ऊपर पंक्ति के हिलते हुए दांत भी हम निकालते हैं तो रक्त अतियोग से घोर रोग हो सकते हैं, कारण हो सकता है, अर्जित हो सकता है। फिर जो है वाग्भट ने जो है, आपको ये पता ही होगा कि एक ऐड किया था, 3 माइनस किए थे। ठीक है, परिवार के दंत वो वर्धन, वेस्ट को वर्धन होने से बचाया था, ये 3 तो हट गए थे, और एक दंत विदर्ती जो कि भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने भी ऐड किया था। ठीक है, वहाँ लिख चुके हैं ये सब बातें, लिखी हुई ऑलरेडी। तो ये दंत विदर्ती में क्या है? दंत मानसई मलई से आश्रयी, मलई से आश्रयी मतलब मल मतलब वात पित्त कफ, असा अस्र माने रक्त, तो वात पित्त कफ प्लस में रक्त, ये इसमें दोष हो गए। बाह्य अंत्य सव्यथु गुरु, अंदर बाहर दोनों तरफ स्वेलिंग हो रखी है, विदर्दी में और हो क्या सकता है, स्वेलिंग है, गुरु है। स रूप दहा स्रवित भिन्न है, पुय श्रम दंत विदर्दी। ठीक है, लूजनिंग ऑफ टीथ, चल दंत किस में होते हैं? तो दंत वेस्ट में एंड महाशोषिर में, इन दो में जो है लूज टीथ मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो दंत नाड़ी हैं वो तो 5 बताई हुई है, वातज, पित्तज, कफज और शल्यज, वीपी केस प्लस शल्यज। लेकिन जो सिंपल नाड़ी रोग, अगर ये दंत नाड़ी है, लेकिन अगर सिंपल नाड़ी रोगों की बात की जाए तो सुश्रुत अनुसार जो नाड़ी रोग हैं वो सुश्रुत निदान 10 में जो बताए गए हैं वो 8 हैं। ठीक है, 7 दोषज, 7 तो दोषों के अनुसार ही हो गया, प्लस में शल्यज। 7 दोषों के अनुसार कैसे होता है, कर लोगे इतना तो? वात पित्त कफ, वात पित्त कफ,
वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, सन्निपात। ठीक है, 7 दोष प्लस में शल्यज। ठीक है, वाग्भट, माधव, सारंगधर, इन लोगों ने नाड़ी रोग जो है 5 ही मान रखे हैं। वीपी केस प्लस शल्यज, वीपी केस प्लस शल्यज। ओके, चलो वापस चलो एक बार। ओष्ठ हो गए, दंतमूल हो गया, अब दंत पे पहुंचो। वापस पीछे जाके दंतमूल पे पहुंचो, सॉरी दंत पे पहुंचो। दंत करते आगे। चलो, दंतगत व्याधियां जो है फिर से दोहराओ। आप आपा 9 संतरा खाएं, तो 8 15 ऊपर चले जा चुके हैं ओष्ठ में और दंत मूल में। तो ओष्ठ में तो वैसे भी ओष्ठ 8 है, इसे याद रह जाएगा। दंत मूल में 15 थे, अब आए हम दंत में, तो 8 आते हैं फिर से 8। ठीक है, पहले नाम याद करने कौन कौन से, फिर दोष याद करने। तो ये नाम याद के लिए हमने ब्लू कलर में ऊपर लिख रखा है, आपको ध्यान करो, याद करो उसको। दांतले शंकर जी के श्याम, कपाली कृमि का भंजन और दालन करके हर्ष से मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। दांतले शंकर जी के श्याम मतलब दांतले दंतगत रोगों की बात चल रही है। शंकर जी से शंकर से शर्करा है, श्याम से श्याव दंत है, कपाली कृमि से कपाली का कृमि दंत है, भंजन से भंजनक है, दालन से दालन है। ठीक है, हर्ष से मोक्ष, दंत हर्ष है, हनु मोक्ष है। ये 8 याद हो जाते हैं अपने को। इन 8 जो याद हुए हैं उसमें 3 असाध्य हैं, जो सेकंड लाइन लिखी हुई है उसी में हमने ब्लू कलर से BDS लिख रखा है। तो BDS जो है वो असाध्य है। BDS वैसे भी दांतों से रिलेटेड ही, दांतों का डॉक्टर है तो याद रख लोगे, BDS वाले असाध्य है। BDS भंजनक, दालन और श्यावदंत। ठीक है, तो BDS को से नहीं, MDS से ही कराना चाहिए ट्रीटमेंट, BDS से, क्योंकि BDS वाले तो असाध्य है। ठीक है, भंजनक, दालन और श्यावदंत। अब बाकियों के दोष याद करने हैं। दंत शर्करा में सुश्रुत आचार्य ने कोई दोष है सच बताया नहीं है, माधव ने पित्त वात बता रखा है। श्यावदंत जो है उसमें रक्त पित्त है। ठीक है, हमने यहाँ नीचे लिख रखा रेड कलर में, देखो 2 वर्ड, एक श्याम और एक शंकर। श्याम जी जो है वो पर हैं, श्रेष्ठ है, शंकर जी उनके VP है। तो श्याम जो है वो पर है, शंकर जी उनके VP है। पय और रय, पित्त और रक्त श्याम में आएगा, श्याव में आएगा, सॉरी श्यावदंत, श्याम से श्यावदंत याद रखा है, और शंकर जी में VP आएगा माधव के अनुसार। कपालिका में कोई दोष नहीं माना गया है। कृमिदंत में वात है। भंजनक में जो है वात और कफ दोष आया है। आगे जाके जब हम इसकी फर्दर डिस्कशन पढ़ेंगे तो भजन में फालतू बक बक कर रहा था, फालतू की बकवास लगा रहा था, तो मुख टेढ़ा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बक बक जो है वात कफ, इसमें भजन में भंजनक में दोष है, अंदर जाके पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा। दालन वात्तिक है, दंत हर्ष वात्तिक है, माधव ने पित्त वात्तिक माना है, अनुमोक्ष भी जो है वात्तिक है। वाग्भट और सारंगधर ने जो है 10 दंतगत व्याधियां मान रखी है, 10, लेकिन उन्होंने ऐसी नहीं सीधी सीधी की, जैसे सुश्रुत आचार्य ने 8 मान तो मैं 2 ऐड करके 10 मान लूं, नहीं, उन्होंने 2 माइनस की है, 4 ऐड की है, 2 माइनस की है, 4 ऐड की है। तो कौन सी माइनस कौन सी ऐड की है हमने यहाँ ब्लू कलर में नीचे लिख रखा है। वाग्भट ने दंत के भजन और मोक्ष का वर्णन नहीं किया, और दंत की चाल भेद बदलकर अधिक कराल हो गया। वाग्भट कोई ऋषि तो था नहीं, तो भजन और मोक्ष का उसने कोई वर्णन नहीं कर रखा, और उल्टा चाल भेद बदल के अधिक कराल हो गया। तो भजन कटेगा, मोक्ष कटेगा, भंजन कटेगा, मोक्ष कटेगा। जो जो ग्रीन से नीचे अंडरलाइंड है, दंत चाल भेद अधिक कराल। ठीक है, तो दंत तो हमने लगाना ही है, चाल में दंत चाल, भेद में दंत भेद, अधि में अधि दंत, कराल में कराल दंत, तो सब में दंत दंत ऐड करके 4 जो है इसमें ऐड किया है। अधि दंत को उन्होंने वर्धन या खलु वर्धन नाम से भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। वाग्भट के अनुसार जो है दंत भेद और दंत हर्ष जो है ये याप्य हुआ करते हैं, दंत हर्ष और दंत भेद जो है याप्य हुआ करते हैं। ओके, फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे, जहां पे इनकी डिस्क्रिप्शन है दंतगत व्याधियों के। आओ, पहुंच गए डिस्क्रिप्शन में, देखो इनकी। दालन, जो दालन वर्ड है उस वर्ड का ही मतलब है अपने आप में फटना। दालन वर्ड का मतलब ही होता है फट जाना, फटना या फट जाना। तो दाल्यन्ते मतलब फट जाते हैं। ठीक है, जो दांत है वही फट गया है, फट जाना, यही मतलब ही है उस वर्ड का, बात से था, फट गया है। दाल्यन्ते बहुधा दंता यस्मिन तीव्र, अब दांत फटेंगे तो पेन भी जबरदस्त होगा।
ठीक है। सदा गति निमित्त वात के कारण ऐसा हुआ है, तो फटने का काम वैसे भी बात है। अष्टांग संग्रह ने और अष्टांग हृदय ने इसको शीत दंत और दलन दोनों ही बातें कह रखी है। और इसके लिए कहा है वाताद, वात से होता है उष्ण सहादंता, उष्ण को तो सहन कर लेता है लेकिन शीत स्पर्श से अधिक, ठंडे से जो है व्यथा होती है। दाल्यंती शूलेन शीताख्यो दालनश्च, ठीक है। तो उष्ण सहादंता, उष्णता को सहन करता है, शीत स्पर्श से अधिक व्यथा, शीत और स्पर्श इसमें जो है व्यथा होती है उसको, ठीक है। उष्ण तो वो जो है टॉलरेट कर लेता है, ठीक है, बट सेंसिटिव टू कोल्ड एंड टच, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड टच, ठीक है। शीत स्पर्श से, या तो सिर्फ स्पर्श लो, लेकिन हिंदी में इन्होंने टीकाकारों ने शीत और स्पर्श मतलब निकाल रखा है। दाल्यंती सूलेन शीताख्यो से दालन से, उसी को शीत, शीताख्य या दालन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ शीत भी कहते हैं, दंत का रोग इसलिए साथ में शीत दंत लगा लिया इन्होंने। कृमि दंत, कृमि दंतों पे कीड़े ने, ठीक है, डेंटल केरीज हुई होगी, ठीक है। डेंटल क्या होता देखो तो कभी काला काला छिद्र सा नजर आता है, तो कृष्ण है छिद्री, दांत लूज पड़ जाते हैं, कोई डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, पेन भी है, संरभता है, ये सब चीजें भद्रदारवादी पुनर्वादी का लेप लगना वात से हुआ है। दंत हर्ष, वातिक, माधव ने पित्तवातिक बताया। दंत हर्ष मतलब सेंसिटिविटी, हर्ष मतलब अब दांत तो खुश होके घूम नहीं रहे होंगे ना, तो किस तरह का हर्षण हो रहा है, ये सेंसिटिविटी, ठीक है। या दांत तो हर्षित हो रहे हैं, बड़े सेंसिटिव है, तो दांत भी कभी हर्षित होते हैं क्या, वो तो पड़े रहना चाहिए एक साथ, लेकिन यहाँ पे खुशियों में बड़े सेंसिटिव आदमी, तो कैसे सेंसिटिव है। शीतम उष्णम च सहनते सनहनते स्पर्शम न च, हिंदी में लिख रखा नीचे हमने, शीत उष्ण और स्पर्श तीनों ही सहन नहीं करता, असह्यता। तो इसमें ट्रीटमेंट है चतुर्विध स्नेह प्लस में तरवृत्त घृत और शिरोवस्ती का प्रयोग। भंजनक, भंजनक देखो, भजन में बक बक कर रहा था, ठीक है, भजन में बक बक कर रहा था, बक बक, कभी कुछ बोल रहा कभी कुछ, भजन में बक बक कर रहा था। वक्त्रम वक्रम भवेद अस्मिन दंत भंगश्च तीव्र, भजन में बक बक कर रहा था तो उसका मुख जो है टेढ़ा हो गया, वक्त्रम वक्रम भवेद अस्मिन, ओके, मुख जो है वो टेढ़ा हो गया, याद रख लोगे तो ये भी याद रहेगा, वक्त्रम वक्रम, मुख भी टेढ़ा हुआ, ये भी बात रहेगी। और भजन में बक बक कर रहा था तो वात कफ उसमें दो से भंजनक, वो भी याद रखना, और टेढ़ा होगा, साथ में दंत भंग है और तीव्र रूप भी है, ये भी आप ध्यान रखना। दंत शर्करा पे आओ, दंत शर्करा, माधव ने वात पित्त मान रखे, सुश्रुताचार्य ने कोई दोष नहीं बताया है इसमें। दंत शर्करा जो है ये एक्चुअल में जो दांतों पे गंदगी वंगी मैल वैल जमा हो जाता है उसके लिए उन्होंने टर्म दिया है दंत शर्करा। ये है दंता नाम गुणघनी, दांतों की गुणघनी मतलब उनकी गुणों का, उनकी सुंदरता का नाश करती है, तो दांतों की सौंदर्यता रूपी गुण का नाशक होती है, ठीक है, सौंदर्यता रूपी गुण का नाशक होती है दंत शर्करा, ठीक है। टार एक तरह से जमा हो गया ऊपर, ठीक है, वही दंत शर्करा कह रखा है। ये मल कहना चाहो, मल जमा हो गया, मल जमा हो गया इस पर दंता, तो क्या करें, रगड़ो थोड़ा सा चूर्ण वूर्ण तो साफ होएगा थोड़ा, तो लाक्षा चूर्ण मधुयते प्रतिसारियते प्लस में दंत हर्ष वाली चिकित्सा इसमें भी कर दें। कपालिका, कपालिका में क्या है, ठीक है, दरंती दंतवल्कानी दशानाम विनाशनी, ठीक है, दंत वल्कल जो होते हैं वही फट गए हैं, ठीक है, दंत वल्कल, इनेमल जो है कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी फट गया है। दलंती दंत वल्कानी दशानाम विनाशनी, और मुख इसका दांतों का जो है विनाश हो जाता है। तो कपाला नाम का, कपालिका ऐसा लगता है विलेन टाइप का, तो दशा नाम विनाशनी, विनाश ही करके जाएगा एकदम, ठीक है। और दंत वल्कल को भी फाड़ दिया है, देखो इतना मतलब कठोर चीज है, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी देखो फाड़ दिया उसको। तो दलंती मतलब फट जाना, दंत वल्कानी, दंत वल्कल, दांतों के ऊपर जो एक कवरिंग है वल्कल है हुआ उसका, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में, ठीक है, अष्टांग संग्रह की लाइन हमने लिखी है कि कपालिका कृच्छ्रतमा, ठीक है, ठीक है, अष्टांग संग्रह की ट्रीटमेंट पूछी जाती है, ये जो लाइन हमने लिखी है वो कहते हैं कि कपालिका कृच्छ्रतमा, कृच्छ्रतम है वो, कष्ट साध्य है, तत्र अपि येषां क्रियाहिता, मतलब हिंदी करें तो दंत शर्करा वाली ट्रीटमेंट उसमें बेनिफिशियल, अष्टांग संग्रह
उत्तर तंत्र 26/14 का रेफरेंस है। उत्तर तंत्र 26/14 में आप जाके देख सकते हो। कपालिका कृच्छ्रतमा प्लस में दंत शर्करा वाली चिकित्सा का उसमें यूज करना है। शावदंतक, शावदंत में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ कलर पक्का शाव हो गया होगा, इसीलिए तो शावदंतक नाम दिया है। तो कलर शाव क्यों हो गया, तो दंत जो है दग्ध हुआ है, और दग्ध कौन कर सकते हैं, वात पित्त कफ में से तो पित्त ही केवल कर सकता है, साथ में रक्त को लिया, तो रक्त पित्त ने मिलके दंत को कर दिया दग्ध, और शाव और नीलवर्ण का दंत हो चुका है। अनुमोक्ष, अनुमोक्ष जो है यहाँ पे देखो तो सुश्रुताचार्य अनुसार दंतगत व्याधि आई हुई है, जबकि उसका दंत से ऐसा कुछ रिलेशन कुछ भी नहीं है। इसमें हनुसंधि जो है टेम्पेरोमेंटल जो है वो अपनी जगह से हटा है, तो इसमें दांतों का क्या लेना देना है, लेकिन चूंकि खाया पिया ठीक से नहीं जा रहा है तो इसलिए यहाँ रख लिया इन्होंने। तो हनुसंधि भी शांत होकर स्वस्थान से स्त्रस्त हो गई है, वे अद्वित के समान लक्षण आने लगते हैं। चरक, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, माधव, नीचे जो लिखा हुआ ने इसको हनुश्रंस अनुग्रह नाम से वात व्याधि में वर्णन किया है। सुश्रुत ने भी अनुग्रह नाम से वात व्याधि में एक डिजीज वर्णित की है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने हनुश्रंस का निदान क्या लिखा है कि जीवा का अति लेखन करने से या शुष्क बहुत सूखी सूखी चीजें खाने से, अभिघात से क्या होता है कि हनु जो है अपने आगे जगह से हट जाती है, तो या तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा या तो बंद रह जाएगा। ठीक है, और इसमें बड़ी मुश्किल से कठिनाई से ही चबा सकता है और बोल सकता है आदमी, क्योंकि हनुसंधि नहीं तो बोलेगा चबाएगा कैसे। तो पृच्छ चर्वण भाषणम, ठीक है। एक अनुग्रह नाम का लक्षण, अनुग्रह लक्षण जो है ये अनंत वात नाम का एक शिरोरोग है, उसमें भी जो है ये अनुग्रह लक्षण मिला करता है। ठीक है, वाग्भट के एक्स्ट्रा जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं जो उनसे एक्स्ट्रा थे, याद है वाग्भट ने भजन और मोक्ष का वर्णन नहीं किया था और दंत की चाल भेद बदलकर अधिक कराल हो गया था, ऐसे करके हमने याद किए थे कि उसने जो है 4 अपना ऐड किया है, 2 अपने जो है माइनस कर ले गया था। तो जो ऐड किए हैं अधिदंत है, मतलब अधिक दंत, यही तो मतलब निकला, मतलब कुछ एक बढ़ा दिया है, तो इसी को वर्धन या खलु वर्धन कह रखा है। ठीक है, ओके। फिर जो है क्या नाम है, एक्स्ट्रा टूथ जो इसमें था वही वो बात है सुश्रुताचार्य पीछे बता के जा चुके, ये यहाँ पे बता रहा है। तो जायमान्य अतिरूप दंते, जब ये उत्पन्न होता है तो बहुत पेन होता है, जब उत्पन्न हो चुका होता है तो समन हो जाता है। दंत भेद, तो दांतों में जो है भेदोद भेद रूप और स्फुटन को दंत भेद कहते हैं। दंत चाल, दांतों के हिलने को दंत चाल कहते हैं। चलद भी दस नहीं, दांत हिलने लगते हैं, और हिलने लगते हैं तो भक्षणात अधिक व्यथ है, जब खाना खाना खाओ भक्षण करो तो पेन होएगा। कराल दंत, कराल का मतलब है विषम उत्कट ऊपर नीचे। ठीक है, मतलब एक तो होता है ना बड़े सुंदरली एक नीट अरेंज है, वो नहीं है, ऊपर नीचे विषम अरेंजमेंट है। तो कराल कराल दंत का मतलब है कि दशा नाम समुद्गम है, जो समुद्र में जो दशा नाम मतलब दांतों का जो उद्गम है उत्पत्ति है वो कराल हुई है, विकट हुई है, ऊपर नीचे उत्पन्न हो गई। तो ये इसकी अष्टांग वाग्भट के अष्टांग हृदय के कुछ एक्स्ट्रा थे। अब अपने को दंत गत भी हो गया, और तो हुआ पहले कहाँ पे थे, लिप्स पे, लिप्स से गए गम्स से, गम्स क्या है टीथ पे, अब चलेंगे टंग पे। तो टंग वाला पोर्शन आप उसमें निकालो। 5 है जीवागत रोग, आप आपा नव संतरा खाए, वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपा पा मतलब 5, 5 थे। 5 कौन से, वात पित्त कफ, 3 तो यही हो गए, अलास एंड उपजीवा। ठीक है, तो वात पित्त कफ में कंटक और जोड़ना है, वात कंटक पित्त कंटक कफ कंटक, पूरा हो तो वातिक जीवा कंटक, पैतिक जीवा कंटक, कफ जीवा कंटक, अलास एंड उपजीवा। ओके, वाग्भट सारंगधर जो है उन्होंने 6 मान रखे हैं, तो 5 में एक ऐड किया उन्होंने अधिजीवा। अधिजीवा नाम का जो ये रोग है ये आचार्य सुश्रुत ने भी माना है, बट जीवागत में नहीं माना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेड कलर में लिखा हुआ साइड में, ये अधिजीवा नाम का जो ये रोग है ये आचार्य सुश्रुत ने कंठगत रोगों में माना हुआ है। वाग्भट ने क्या किया, वाग्भट जब पहुंचा तो कंठ में अधिजीवा जा रही थी, तो वाग्भट ने उसको वहीं पकड़ लिया, बोला कंठ में तो नहीं जाने दूंगा, मैं यही रखूंगा जीवा में। तो वाग्भट ने अधिजीवा को पकड़ा हुआ था ताकि नीचे कंठ में ना चले जाए, वहीं रुके जीवा में। तो वो जीवा को पकड़ा हुआ था, पै कह रहा पकड़ा हुआ था। तो पै कह रहे पित्त कफ रक्त दोष दूष्य हैं वाग्भट के अनुसार अधिजीवा में। ठीक है, ओके। सुश्रुत आचार्य के अनुसार जो जीवा में दोष हैं वो बिल्कुल आसान से हैं, क्योंकि ये वाला देखो जिक्र वाला, जीवा से तो किसी न किसी का जिक्र करते हैं ना, बोलते हैं जीवा से तो जिक्र होता है। ठीक है,
बातचीत होती है। तो वात पित्त कफ कंटक जो है उनमें तो वात पित्त कफ ही दोष हो जाएगा, बचेंगे दो। तो उनके लिए जिकर, जी कह रहे, जीवा में कफ और रक्त है, और अधिजीवा में भी सुश्रुताचार्य के अनुसार कफ रक्त ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अलास जो है, यहाँ पे एक अलास नाम आया है, इसको त्रिदोषज माना है डल्लन ने, लेकिन कफ रक्त का प्राधान्य माना है। वाग्भट ने इसको कफ पित्त मान लिया है, कफ पित्त मान लिया है। ठीक है, वात पित्त कफ अलास और उपजीवा, ये हमने फिर से वही चीज लिखी है, दोष दिखाए हैं, जिकर कफ रक्त कफ रक्त। ये असाध्य कौन है, जीवागत रोगों में असाध्य कौन है? तो जीवागत रोगों में असाध्य के लिए आप याद रखना कि आलसी जीवा असाध्य होती है। तो ये अलास नाम का जो जीवागत रोग है ये असाध्य है, आलसी जीवा असाध्य होती है। कम से कम जीवा को तो आलसी नहीं होना चाहिए ना, आलसी जीवा असाध्य होती है। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं लिखी है, चलो नेक्स्ट पे देख लेंगे। आओ आप इसकी डिस्क्रिप्शन में आओ एक बार, जीवागत रोगों के, जीवागत रोगों की डिस्क्रिप्शन में देखो, इजी है एकदम। वात पित्त कफ जीवा कंटक। वाक में शाक, वाक शाक, वाक मतलब बोलना भी होता है, वाणी। ठीक है, वाक शाक, तो वाक मतलब वातिक कंटक जो है, वातिक जीवा कंटक जो है उसमें शाक, शाक छदन प्रकाशा है वो। ठीक है, और वात कंटक नाम की एक वातिक व्याधि भी हुआ करती है। ये वातिक जीवा कंटक है, वो वात कंटक है। ठीक है, वो खुड्डक आश्रित, खुड्डक मतलब हील जो है, एडी जो है हील, उसमें आश्रित एक वात व्याधि है। स्प्रेन इन द एंकल हम लोग उसको कोरिलेट किया करते हैं, ऊंची नीची जगह पे पैर रखने से मोच आ जाया करती है, स्प्रेनिंग, उसको वात कंटक कहा गया है। सुश्रुत निदान वन में, सुश्रुत निदान वन में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। और ये वातिक जीवा कंटक है। तो वात कंटक जो है पैर में भी होता है और मुंह में भी होता है, फुट एंड माउथ करके याद रख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है वैसे। इसमें वातिक ओष्ठ प्रकोप वाली चिकित्सा यूज हो जाएगी वातिक जीवा कंटक में। पैतिक जीवा कंटक में जो कंटक है वो सह रक्तरपी है। ठीक है, रक्त वर्ण के लाल रंग के कांटे हैं। कफत जीवा कंटक सालमली कंटक आबई है। ठीक है, सालमली कंटक कांटक से एक और भी हुआ करता है, मुख दूषिका, जो युवान पीढ़ी का मुख दूषिका है, उसमें भी जो डिस्क्रिप्शन आती है, तो सालमली कंटक प्रख्या कहा जाता है उसमें भी, सालमली कंटक प्रख्या, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, सालमली कंटक प्रख्या, सालमली कांटो जैसे उसमें भी वो आ जाती है पीड़िकाएं। अलास, ठीक है, अलास में क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है कि अलास होता कहाँ पे है, जीवा के तल भाग में होता है कि ऊपर होता है कि मूल में होता है, नीचे होता है कि ऊपर होता है? तो ये जीवा के मूल में होता है, जीवा तले जीवा मूले, ये बात आप ध्यान रखना। वाग्भट ने भी कहा है अधय, अधय हुआ करता है, ऊर्ध्व में नहीं होता, अधय में होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये तल मूल या अधय में हो रहा है, वो ऊपर नहीं हो रहा। तो जीवा तले में एक शोथ हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ये सव्यथु प्रगाढ़म जीवाम सहतुस्तम व्यति प्रवृत्तो, पाक भी हो जाता है बाद में, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो कफ रक्त दोष था ही जिकर से, डल्लन ने लेकिन त्रिदोष माना है, और त्रिदोष होने से असाध्य कहा है इसको। वाग्भट ने जीवालस जो माना हुआ कफ पित्त से माना हुआ है, कफ रक्त, रक्त को पित्त से रिप्लेस कर दिया, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, आश्रय आश्रय भाव से भी। तो कफ पित्त इन्होंने दोष माना हुआ है। अधय सोफ है, वही जीवा का स्तंभन कर रहा है, और क्योंकि पाक हो रहा है इसमें, थोड़ा पाक की वजह से थोड़ी गंध बेकार आने लग रही है, मत्स्य गंधी हो गया है, और मांस सातन, मांस जो है गिरने लगता है, शीर्ण होने लगता है इसमें। उपजीविका जो है कफ रक्त से, ये जीवा अगर रूप सोत है, जीवा मुने, जीवा को उठा के जो है हो रखा है उपजीवा। उपजीविका में और बाकी लोगों के क्या क्या मत है? चरक आचार्य ने दो जगह उपजीविका का वर्णन किया है, एक चरक सूत्र 18 में किया है, एक चरक चिकित्सा 12 में किया है। 18 में वो कहते हैं कि कफ की वजह से है, कफ ने क्या किया है, जीवा के मूल में अवतिष्ठ होकर एक शोध उत्पन्न कर दिया, उसको उपजीविका कह रहा है। ठीक है, चिकित्सा 12 में वो कहते हैं कि कफ ने जीवा के ऊपर एक शोध कर दिया, उसको उपजीविका कहते हैं। वाग्भट आचार्य कहते हैं कि अधिजीवा के समान है लेकिन जीवा के ऊपर ही स्थित होता है, बस इतनी डिफरेंस माना। तो हम लोगों को जो याद है वो जीवा ऊपरी, उपजीवा मतलब जीवा के ऊपर होने वाला, वो चरक वाला याद है, चरक वाग्भट वाला, सुश्रुत का। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। जीवा अगर रूप का स्रोत होना, वो तो वर्ड दोनों में ही आता है, आगे जब अधिजीवा आएगा तो हम उसमें देखेंगे। ओके, फिर आप आ जाओ वापस तालुगत रोगों पे। ठीक है, तालुगत रोग जो है वहाँ पे पहुँचो एक बार, यहाँ पे आओ तालुगत रोगों पे।
पहले वही याद करेंगे कि है कितने। तो तालुगत रोग जो है ताना 9 थे, या तो फिर आप आपा नव संतरा खाए वहाँ से याद कर लेना। तो नाम इनके पहले याद करने हैं। तो संडे के दिन तुंडी ने धनुष से सपा कच्छप का संघात किया। ठीक है, सबने तालियां बजाई। इसमें एक वर्ड ऐड करना, सबने तालियां बजाई, क्योंकि तालियां बजनी बहुत ज़रूरी है। तो धनुष से संघात किया है, वो लोग ताली भी ना बजाए, तो सबने ताली बजाई, ये जरूर ऐड करना, सबने ताली बजाई। ठीक है, संडे से गलसुंडी का, तुंडी से तुंडी केरी, धनुष से आदरुष, एस डबल पी ए सपा, इसे एस से सोस, पी से पाक, पी से पुपुट, ए से अर्बुद, सबके आगे तालू लगा लेना है। तालू सोस, तालू पाक, तालू पुपुट, तालू अर्बुद, कच्छप से कच्छप, माँ संगात से माँ संगात है। ओके भैया, इतना जब आप याद कर लोगे, ठीक है, तो नाम तो याद हो ही गए आपको। इनमें तालु अर्बुद जो है, अर्बुद कैंसर से कोरिलेट किया करते हैं, एक तालु अर्बुद ही है जो रक्त से हो रखा है और वो असाध्य है इनमें। अब इनके दोष याद करते हैं। संडे जो होता है, संडे कुछ करने का दिन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही होता, एक ही तो छुट्टी मिला होती। ठीक है, तो करने, कै और कफ रक्त इसमें दोष है, करने से याद रखना। गलसुंडी का कफ रक्त, तुंडी केरी तो खुद ही बता देगा चीख चीख के, तुंडी केरी, केरी कै और कफ और रक्त दोष है। अधरुष, धनुष से हमने वो याद किया था, तो धनुष जब जब चलेगा तो खून निकलेगा, अधरुष रक्तज है। ठीक है, तालु सोस वात और पित्त की वजह से है, पाक तो पित्त से होगा ही। तालु पुपुट, तालु पुपुट जो होता है, तालियां पप्पू को कम मिलती हैं, तालियां पप्पू को कम मिलती है ना। ताली कहाँ बेचारे पप्पू को कौन तालियां बजाता, उसके लिए कोई नहीं ताली बजाता। तो कै और मैं, कफ और मेद, तालु अर्बुद रक्तज, कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, कछुआ स्लो होता है, कफ, कफ से मांस का एक जगह इकट्ठा होना, संघात होना, वो भी कफ। ये सब आपको याद हो गए। वाग्भट सारंगधर लोगों ने क्या किया है, तालुगत रोग 8 माने हैं, उनमें से 2 ऐड करके 3 माइनस किए हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए हमने ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखना। वाग्भट ने तुंडी के धनुष संघात को नहीं माना, जो ऊपर श्लोका में तुंडी ने धनुष संघात किया ना सपा कच्छप का, वो नहीं माना उसने। तो तुंडी के धनुष संघात को नहीं माना, तो तुंडी केरी हटा, हालांकि यहाँ से हट के कंठ में ही जाएगा, लेकिन यहाँ से तो हट ही गया। धनुष हटा यानी अधरुष हटा, संघात मां संघात हटा, तीनों हट गए। और पिस किया, पिस, पी और सा, ठीक है, पी पिटिका और सा से सहंती, तालु तालु ऐड कर लेना। ठीक है, पिटिका और सहंती में जो है आप तालु तालु आप ऐड कर लेना। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, तालु सोस जो है भोजने मानना है और उसमें केवल जो है वातिक दोष है। ठीक है, भोजने मानना है और केवल वात दोष उसमें है। फिर आप आओ नेक्स्ट पे, इसकी डिस्क्रिप्शन पे आओ, तालुगत रोगों की पे। तालुगत रोगों की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखो, गलसुंडिका, ठीक है, गलसुंडिका में आप याद रखना, गलसुंडिका एक्चुअल में है क्या, आप याद रखना, जो तालु है, पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, इसी का एक पार्ट इलोंगेटेड होके नीचे लटका रहता है। ठीक है, उल्वा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इलोंगेटेड उल्वा है ये, या फिर आप कहो कि गले में सूंड जैसा जो लटका रहता है वो छोटा सा। ठीक है, उसको काकल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये गलसुंडिका, तो वही ये इलोंगेटेड हो गया है, तो गलसुंडिका बन गया है। तो तालु मूलात है, ठीक है, तालु मूल में हुआ सोफ उत्पन्न हो गया। धमात बस्ती प्रकाश, और स्वेलिंग से ऐसा लग रहा है जैसे फूली हुई बस्ती जैसा। और ओबियसली क्योंकि ये वहाँ पे लटक रहा है तो इरिटेट करेगा बार बार, और तृष्णा का श्वास उत्पन्न कर देगा। इसको कंठ सुंडी या गलसुंडी कहते हैं। इलोंगेटेड उल्वा से कोरिलेट कर रखा है। वाग्भट ने वही चीज़ बोल रखी है कि कंठ उपरोध करता है, क्योंकि वहाँ पे बढ़ जाएगा, सूजन कर देगा, तो गले में अवरोध तो करेगा, तो तृष्णा होगी, खांसी आएगी, वमन हो सकता है। और मत्स्य वस्ती ने, फुली हुई वस्ती जैसा ही है, मछली की वस्ती जैसे ही लगा करता है। सुचरक ने भी बताया है चरक सूत्र 18 में गलसुंडी का। काकले व्यवस्थित है, काकल प्रदेश, वो जो काग बोला करते हैं ना, काग, काकले, वहीं पे जो स्थित होता है वो गलसुंडी का है। आंसू, फास्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या करना है, छेदन करना है। ठीक है, छेदन ट्रीटमेंट है। ठीक है, इस इनके ट्रीटमेंट जो है जनरली वहाँ से लगा करते हैं, सुश्रु सूत्र 25 से, अष्टविध शस्त्र कर्म वाला जो चैप्टर है। ठीक है, मुख रोगों के शस्त्र कर्म वहीं से लगा करते हैं आंसर। तो सुश्रु सूत्र 25 में भी जो है छेदन ही इसका बताया हुआ है, वहाँ पे जाके जब याद कराएंगे आपको तो छेदन ही वहाँ पे रहता है।
तो मंडल अगर से छेदन कर देना, लेकिन छेदन करना कितना है, क्या सारा का सारा ही छेदन कर दें? नहीं, तृतीयांश, ठीक है, 1/3, तृतीयांश जो है 1/3 काटना है। ज़्यादा काट लोगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे मृत्यु भी हो सकती है। कम काटोगे तो जो है फिर से स्वेलिंग होएगी, लाला निद्रा भ्रम तमसम होगा। तुंडी केरी, तुंडी केरी जो वर्ड है वो कॉटन जो प्लांट होता है, कपास, उसका सिनोनिम भी होता है तुंडी केरी, ठीक है। तो इसकी सिमिलैरिटी है उसके जैसी, तोटन, इसकी जो इसमें जो स्वेलिंग्स हो रखी है, इसका स्ट्रक्चर हो गया है, वो उसकी कपास वाले उससे फल से सिमिलैरिटी है, इसलिए तुंडी केरी वर्ड आता है। तोद होता है, धा होता है प्रपाक, ठीक है। एनलार्ज्ड टोंसिल या टोंसिलाइटिस से कोरिलेट करते हैं इसको, एनलार्ज टोंसिल या टोंसिलाइटिस से। वाग्भट ने इसके लिए कार्पासी फल सन्निभ वर्ड यूज किया है। हनुसंधि आश्रित कंठे कार्पासी फल सन्निभ है, तो कार्पासी फल कहो, तुंडी केरी, तुंडी केरी का मतलब ही अपने आप में कार्पासी फल है, चाहे तो जो मर्जी कह लो। तो शस्त्र कर्म होगा। अधरुष में रुग और ज्वर हो रखा है। कच्छप में देखो कूर्मुत्सन्नो, कछुए की तरह उठा हुआ, और अवेदनो है, कोई पेन नहीं है, और अशीघ्र मतलब देर से जन्म होता है, तो बिजली कछुआ तो स्लो है। तालु अर्बुद, पद्माकार तालु मध्य ते सोफे, तालु अर्बुद है। मास संघात निरुज है। तालु पुपुट जो है, तालियां पप्पू को कम मिली थी, कफ और मेद दोष है, कोई पेन नहीं होता। कोल मात्र होता है, इसका जो प्रमाण बता रखा है वो बता रखा है कोल मात्र। कोल मात्र प्रमाण और किस किस का होता है? कोल मात्र प्रमाण जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। पप्पू की कदर उसकी कोल के प्रति लगन से है, ठीक है। तो पप्पू यानी तालु पुपुट, कदर यानी कदर, लगन यानी लगन, इन सब में जो प्रमाण है इनका वो कोल मात्र, बेर के जैसा जितना प्रमाण होता है। तालु सोस वात पित्त से है, भोज ने केवल वात से मान रखा है। तालु पाक पित्त से है, पित्तनाशक की ट्रीटमेंट है। वाग्भट ने जो दो ऐड किए थे, तालु पिटिका, तालु सहंती। जो पिटिका था वो वात से है, ठीक है, दुष्ट पिटिकाएं हैं जिनमें पेन होता है। तालु सहंती में सहंत वर्ड का मतलब ही होता है इकट्ठा हो जाना एक जगह पे, तो इसमें मांस जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया तालु के बीच में जाके। तालु मध्य निरुग मतलब पेनलेस, मानसम सहंतम, बिना पेन के मांस इकट्ठा हो गया, उसको तालु सहंती वर्ड से कहा हुआ। अब अपने को फिर वापस चलना पड़ेगा, वापस चल के हम पहुंचेंगे, लिप्स हो गए, गम्स हो गए, टीथ हो गया, टंग हो गया, तालु हो गया। अब अपने को जाना पड़ेगा कंठगत रोगों पे, तो आप वापस आके कंठगत, पहले वो बिजली कितने हैं टोटल, तो कंस, कंठ कंस, कंस से भी याद रख सकते हो, चाहो तो कंठगत रोग 17 होते हैं, बाकी आप आपा नव संतरा खाए वहां से भी याद कर सकते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। बाकी कंस कर लेना, बड़ा सही फंडा है, एकदम फटाफट याद होता है। तो कंठगत जो रोग है वो 17 होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है, ओके। अब पहले काउंटिंग याद हो गई, तो अब इनके नाम याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से रोग जो है कंठगत रोगों में है। तो आप जो लिखा हुआ है उसको एक बार या तो लिखो नहीं तो पिक लो। देखो, कंठ की 7 साल की आयु में बिचारी सालू की वलयाकार अधोजीवा बलपूर्वक बंद हो जाने से स्वर और तान खराब हो गए, रोहिणी और विदर्दी के कारण ओदे गले पड़ी रहती थी, ठीक है। तो 7 साल की आयु, सतगनी, सत से सतगनी, जो रेड कलर से है, सत से सतगनी, आयु से गिलायु, विचारी से विदारी, सालू से कंठ सालू, वलय से वलयाकार, वलयाकार से वलय, अधोजीवा से अधोजीवा, बलपूर्वक से बलास, बंद से वृंद और एक वृंद, स्वर और तान से स्वरगन मानस्तान, रोहिणी और विदर्दी से रोहिणी और विदर्दी, औंधे गले से गलोग, ठीक है। इनमें से 9 जो है वो असाध्य है, ठीक है। 9 असाध्य कौन से हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मांस तान, गिलायु गलती से लिखा गया, गलोग कर लेना उसको। सन्निपात रोहिणी, सतघनी और स्वरगन, बलय बलास वृंद और विदारी, ठीक है, बलय बलास वृंद और विदारी, ये भी जो है असाध्य है। याद रखने के लिए हमने एक रेड कलर में एक लाइन लिखी हुई है, मगर कंठगत सत स्वर असाध्य है। मैं गै रह, मैं से मांसतान, गै से गलोग, रे से रोहिणी, ठीक है। मैं गै रह, मगर से मांसतान, गलोग, रोहिणी, कंठगत से कंठगत, सत स्वर से जो है सतगनी और स्वरगनी, असाध्य है तो असाध्य है। एक लाइन है इसमें जिस यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर लिखनी पड़ी, जगह नहीं थी। V4 मगर कंठगत, V4 सत्स्वर, V4, V से 4 नाम है, ठीक है। वलय बलास वृंद और विदारी, ये भी जो है असाध्य होते हैं, ठीक है। वाग्भट, नीचे एक लाइन लिखी, अब यहाँ पे देखो, ठीक है। वाग्भट, सारंगधर, माधव और वाग्भट, सारंगधर, भाव प्रकाश, जो इन्होंने कंठ रोगों को गल रोग वर्ड से डिनोट किया है। वाग्भट और सारंगधर ने क्या किया है, जो 18 क्या नाम है इसका,
18 कंठगत रोग मान्य है। 18 कंठगत कैसे मान्य है? जो सुश्रुत आचार्य के 17 हैं, उन 17 में जो है प्लस किए हैं 5, ठीक है। 17 जो है सुश्रुत के हैं, उसमें प्लस किया है 5 और माइनस किया है 4, ठीक है, तब जाके 18 में। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा एक ऐड करके 18 कर लिया, चाहे 5 ऐड किए, 4 माइनस 5 ऐड किए। कौन से किए हैं? गलगंड, गलगंड के 3 भेद हो गए। वातज कफज करना उसको, मिसप्रिंट आपके में, वातज कफज और मेदज कर 3 गलगंड हो गए। अर्बुद और तुंडिकेरी ये 5 ऐड करना, माइनस 4 कौन से करोगे? बीमा बल, बीमा बल और अधोजीवा, बीमा बीमा, ठीक है। तो आप याद रखना क्या नाम है, बिदारी और मास्तान, और बल से बलास और अधोजीवा से अधोजीवा, ये आप याद रखना। सारंग दर ने रक्तज रोहिणी के स्थान पर मेदज रोहिणी मानना, ये याद रखना। स्वरगन जो है, ठीक है, कफ उपदिग्देशु अनिलायनिशु गेय से रोगे श्वसनाथ, श्वसनाथ मतलब वात से होता है। वाग्भट सारंगधर ने गलगंड को कंठगत रोगों में रखा हुआ है, ये ध्यान रखना। सुश्रुत आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनका गलगंड अलग ही डिस्क्राइब होता है, कंठगत रोगों में डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। ये आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। और क्या नाम है इसमें, क्या क्या नाम है किसके कितने। अब बात आती है इनके दोष याद करने की। तो दोष याद करने के लिए आप यहाँ से नहीं करो, यहाँ पे फिर होच पोच होएगा। आप आओ वहाँ पे कंठगत रोगों में, जो डिस्क्रिप्शन है इनकी कंठगत रोगों की, वहाँ पे आओ।